त्रिपुरा 60 सीटें 60 के रुझान सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन जो है छोटी पार्टी है उसके साथ है 32 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। लेफ्ट जो है 16 सीटों पर रुझान आगे चल रही है। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन 11 सीटों पर टिपरा प्रद्युत देव बर्मन की पार्टी आगे चल रही है, अदर्स 1 पर। वही मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय में 59 सीटों पर वोट पड़े हैं। एक चुनाव जो है स्थगित कर दिया गया था क्योंकि एक उम्मीदवार की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी। अब बीजेपी 7 सीटों पर रुझानों में आगे है, कांग्रेस 5 पर, एनपीपी यानी कोनराड संगमा की पार्टी 23 पर, टीएमसी 5 पर और अदर्स 19 पर। वहीं पर अगर नागालैंड की बात की जाए तो 60 में से 60 के रुझान आ चुके हैं। एक सीट निर्विरोध बीजेपी पहले ही जीत चुकी थी। तो बीजेपी और नेफ्यू रियो की पार्टी एनपीडीपी 37 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 2 पर, एनपीएफ 1 पर, एनसीपी 6 पर और अदर्स 14 पर आगे चल रहे हैं। दीपक जी, तस्वीर थोड़ी सी बदली है नागालैंड में, जहां पर बीजेपी एक समय पर 40 के ऊपर चल रही थी, अब वो 37 पर आ गई है। लेकिन त्रिपुरा की जो 60 सीटें हैं उन्हें आप समझ लीजिए इस वक्त जो बीजेपी अलायंस है वो 32 सीटों पर आगे है। लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस 16 सीटों पर है। टिपरा की कुछ सीटें घटी हैं और वो अब 11 पर आ गए हैं। वहीं अन्य 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी के लिए यहां पर अच्छी बात यह है कि जो हाफ वे मार्क है 31 का, उसके ऊपर इस वक्त उनके प्रत्याशी चल रहे हैं। तो रुझानों में बीजेपी को बहुमत इस वक्त मिल रहा है। लेकिन अभी भी ये रुझान है, पूरी तरह से नतीजे जब तक साफ नहीं होते तब तक कहा नहीं जा सकता कि कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं। तो त्रिपुरा से इस वक्त टिपरा 16 सीटों पर आगे बताई जा रही है। वो ग्राफिक में थोड़ी गलत है, लेकिन लेफ्ट आगे चल रही है 16 सीटों पर और टिपरा जो है वो 11 सीटों पर आगे चल रही है। तो जो लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है इन 60 में से वो 16 पर आगे चल रहा है। उसमें से भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जो सीटें हैं वो तो 5 या उससे भी कम है। तो लेफ्ट पार्टीज जो हैं वो इस गठबंधन में लीड कर रही है उनके प्रत्याशी। बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो 32 पर बीजेपी के प्रत्याशियों की लीड है। नागालैंड में जो तस्वीर बदली है एक बार उसका भी रुख कर लेते हैं। 60 की 60 सीटों के रुझान यहां भी आ चुके हैं। 37 पर बीजेपी प्लस यानी कि जो बीजेपी का अलायंस है वो आगे चल रहा है। कांग्रेस भी खाता खोल दिया है उन्होंने। 2 सीटों पर लग रहा है कि उनके प्रत्याशी शायद यहां पर जीत हासिल कर लें क्योंकि आगे चल रहे हैं। ये ब्रेकअप आप देख लीजिए, बीजेपी और उनके जो गठबंधन के पार्टनर हैं उनका ब्रेकअप सामने नजर आ रहा है। बीजेपी के पास कुल 11 सीटें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आ रही हैं। और सीधे चलते हैं सुनील देवधर जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी बहुत काम किया है। संगठन के स्तर पर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सुनील देवधर जी, आपका प्रेडिक्शन इन तीनों राज्यों के बारे में? अब तो तस्वीर काफी हद तक साफ है। त्रिपुरा में कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी? देखिए, त्रिपुरा में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अभी आपके आंकड़े 32 दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये 5वें राउंड का काउंटिंग चल रहा है और 3 राउंड्स बाकी है। जैसे ये सारा पूरा होगा मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेघालय के अंदर हम अकेले लड़ रहे थे, 4 प्रत्याशी हमारे विजयी ऑलरेडी घोषित हुए हैं और 3 पर हम आगे हैं। एक जगह पर आगे पीछे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी विजय इसलिए है क्योंकि हम अपने अकेले के बलबूते पर लड़ रहे जो ईसाई बहुल राज्य है। और कांग्रेस और बाकी विपक्ष दलों ने, कम्युनिस्टों ने सालों से एक झूठा नैरेटिव हमारे बारे में चलाया था कि हम सिर्फ किसी पूजा पद्धति या किसी धर्म की राजनीति करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट कहा कि हम सबके लिए है, सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने जो सबका विश्वास कहा था, ये मेघालय सार्थ कर रहा है कि ईसाइयों का विश्वास जीतने में केंद्र की मोदी सरकार ये यशस्वी हुई है। नागालैंड में 5 साल हम गठबंधन में थे और हमने अच्छी सरकार चलाई, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि नागालैंड में फिर एक बार हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ लौटकर वापस आ रहे हैं। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये जो डबल इंजन गवर्नमेंट्स है, ये डबल इंजन गवर्नमेंट्स का एक फिर एक बार यश, प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर जीतना, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जीतना, ये नरेंद्र मोदी जी की जो एक विशेषता है, ये विशेषता फिर एक बार पूर्वोत्तर भारत में भी सत्य साबित होती दिखाई दे रही है। ठीक है, सीधे अजय उपाध्याय जी के पास चलते हैं। अजय उपाध्याय जी, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जीतना, इसमें बीजेपी एक बार फिर सफल रही है, ये दावा है सुनील देवधर जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ संगठन के नेताओं में से एक हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, रिपोर्ट कार्ड अपना कांग्रेस क्यों नहीं दिखा पाती राज्यों में और केंद्र में भी, कि भाई हमने विपक्ष के तौर पर इतना काम किया। देखिए सर, जो जनता ने मैंडेट दिया उस पर काम
दीपक जी, आप मेघालय का सीट दिखा रहे हैं। बीजेपी 7 सीट है, राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या 7 सीट और 60 में 7 सीट? पहली बार अकेली लड़ रही है। आप नंबर 1 की पार्टी थे 2018 में, अब आपकी क्या हालत है देखिए ना सर। अरे भाई, हम तो बोले ही नहीं तब तक आप बीजेपी की बैटिंग क्यों करने लगे? आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं कहता हूं सर देखिए, एक अजय भाई, मैं ये बात सबको बोलता हूँ, आप भी सुन लीजिए, 1 मिनट आप भी सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मुझे लगता है कि प्रवक्ताओं को ये लगता है कि एंकर को कुछ भी बोल देंगे तो जनता के वोट उनको मिलने लगेंगे। भैया, जनता को बोलिए, जनता को समझाइए, मुझे मत समझाइए। हमारा दर्शक बहुत समझदार है, मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं वो खुद डिसाइड कर लेता है कि मैं कौन सा मीडिया हूं। दीपक भाई, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब जानती है कौन गोदी मीडिया है, कौन मोदी मीडिया है, कौन किसका मीडिया है, कौन किसका मीडिया, सब जानते हैं। तो मेरे ख्याल से आप मुझ पर आरोप लगाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो मुझे पड़ेगा ना मेरे दर्शकों को पड़ेगा। और मैं बता दूं, मैं जितने इंडिपेंडेंटली और फियरलेसली सवाल पूछता हूं सभी लोगों से, जो आप मेरी आदत सालों से जानते हैं, वही मैं करता रहूंगा। अब बोलिए, अब आराम से बोलिए जो बोल रहा है। जितना बड़ा आपने प्रश्न पूछा है, जितने लंबे समय तक, मैं चाहता हूं कि आंसर अनइंटरप्टेड थोड़ा समय मुझे दे दीजिए। मुझे पैनलिस्ट को भी जरा इसका ख्याल रखिए, उसके भी फीलिंग का ख्याल रखिए। पैनलिस्ट जब बोलना शुरू करता है तो बीच में यदि 1 सेकेंड के बाद आप बोलेंगे तो हम क्या अपनी बात रखेंगे? और अब बोलूं मैं, आपकी अनुमति है? सर मैंने ओट सिल ली है, नहीं तो फिर आप बोलेंगे मैं बीच में बोल दिया। मैं तो इंतजार ही कर रहा हूं आपके बोलने का। हाँ ठीक है। मैं कह रहा हूं कि 7 सीट बीजेपी को दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी से लेकर और अमित शाह जी तक वहां रात बिताए, सारे साम दाम दंड भेद अपनाए, कैंडिडेट को जिस तरह से खरीदने और बेचने का काम हुआ, जिस तरह से बहुत सारे बूथ पर जो है लोगों को पहुंचने नहीं दिया गया, बावजूद कितने सीट है भाई वहां। स्थानीय राजनीति में एक स्थानीय फैक्टर से है। मैं नहीं कहूंगा कि एनपीपी का जो परफॉर्मेंस है वो गलत है, वो अच्छा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन स्थानीय छत्रपों के बिहार पर ये चुनाव हार और जीत में हुआ है। हम कहीं असफल रहे तो हमारी वो कमी, मैं मानता हूं कि हमारी भी वो कमी रही कि हम उन स्थानीय लोगों को नहीं जोड़ पाए। केंद्र में जिसकी सरकार होती है, स्थानीय छत्रप जो है उनके साथ जोड़ना चाहते हैं, ये एक फैक्टर है। दूसरी बात, त्रिपुरा की बात कर ले या नागालैंड की बात कर ले, स्केम पर स्केम, स्केम पर स्केम, मुख्यमंत्री को बदलना पड़ता है। यदि सब ठीक है तो क्यों बार बार मुख्यमंत्री बदलो? लेकिन टाइमली तीसरी एक्शन बात, कोई ले ले। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात आज भी है। प्रीति जी 10 सेकंड दे दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए। हमारे एक साथी सुचिता की बात कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या निर्णय दिया? अब इसके बाद भी कुछ बचता है क्या? इंदिरा जी ऐसे करती थी, नेहरू जी ऐसे करते थे, इसलिए हम भी कर रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे थे। महंगाई की बात अभी उस साथी ने की है, हाँ ठीक कर रहे हैं। हमारे टाइम में हम तो 60 रुपए पेट्रोल डीजल खरीदते थे और आज जो वो साथी हैं आपके पैनलिस्ट, वो 100 रुपए पार कर गए, उसके बाद भी आंकड़े दिखा रहे हैं। सारे इंस्टीट्यूशन पर प्रश्न लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ रहा है, उसके बाद भी भाजपा का कीर्तन कर रहे हैं। करिए आप, लेकिन विश्लेषण सही कीजिए। यदि विश्लेषक के तौर पे मीडिया में आते हैं तो भाजपा के अजय उपाध्याय जी, आपकी परमिशन से राइट टू रिप्लाई दे दूं मैं डॉक्टर संगीत रागी को। मुद्दों पर स्थानीय जगह पर भी है। सर आई होप आप संतुष्ट होंगे कि अनइंटरप्टेड आपने अपना जवाब दिया है। डॉक्टर संगीत रागी, आप जवाब दीजिए। मैं देखिए 2 बातें बस टिप्पणी करना चाहता हूं। जिस समय 2014 में पर कैपिटा इनकम था, आज पर कैपिटा इनकम उससे दुगनी हो गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हुई है। अब जहां तक आप, ये तो एक मैं बार बार कहता हूं, ये राजनीतिक जुगाली टाइप का है कि आपने साम दंड भेद वे। सबसे बड़ी बात है कि एक पार्टी जो काउ बेल्ट पार्टी कहलाती थी, जो हिंदी बेल्ट की पार्टी कहलाती थी, वो नॉर्थ ईस्ट में जाकर के खड़ी अपने आप को कर ले रही, त्रिपुरा में दोबारा सत्ता में लौट रही है। आप हैं कि मेघालय के अंदर आपको 21 सीटें थी, आप पहले नंबर की पार्टी थी। ठीक है कि आप सरकार नहीं बना पाए, लेकिन आप वहां से खिसक करके आप किस हालात में पहुंच गए हैं। त्रिपुरा में आप पहले आपके बीच में और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में लड़ाई होती थी, आज आप वहां से खिसक करके तीसरे पायदान पर आ गए हैं और आज की स्थिति में आप दूसरे पर आप सोच ही भी नहीं सकते हैं कि अब आपकी क्षमता नहीं है कि लड़ने की। मैं बोला, राहुल गांधी चाहे भारत यात्रा कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जैसे है, जैसे पानी पर लकीर आप खींच रहे हैं, वैसी ही स्थिति है। आप कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ऐसी हिम्मत और हैसियत नहीं बची है, ऑर्गेनाइजेशन क्षमता नहीं बची है।
आप आंदोलन तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक नेतृत्व हो, सक्षम नेतृत्व हो, दूसरा आपकी एक पुष्ट विचारधारा हो, तीसरा आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता हो, एक नेटवर्क काम करता है उसके लिए। तो तीनों आज के समय में आपके पास तीनों खत्म है, आप कहीं है ही नहीं। आज आप कार्य समिति की आप चुनाव नहीं करवा रहे हैं डर से, क्योंकि आपको पता है कि यदि चुन करके डेलीगेट्स वाकई में आएंगे तो वहां पर राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के द्वारा अपॉइंटेड लोग नहीं खड़े होंगे। और एक और बात, एक और टिप्पणी, मैं एक अंतिम टिप्पणी कर दूं। चुनाव सुप्रीम कोर्ट के, मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रति सारे आदर के भाव के बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से कलेजियम व्यवस्था जो है वो सुप्रीम कोर्ट का पावर नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने एप्रोप्रिएट किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था नहीं थी, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आयुक्तों की व्यवस्था में एक प्रकार को इस पावर को एप्रोप्रिएट किया है। ये संविधान की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। ये मुद्दा अलग से एक चर्चा का विषय है, उस पर पूरी डिबेट जरूर होगी। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं। जब आप लोग बात कर रहे थे तब मैं आंकड़े देख रहा था और मैंने देखा आंकड़ों में बीजेपी 30 पर चली गई थी और लेफ्ट फिर बढ़ गई थी। अब वापस बीजेपी 31 पे आ गई है। तो त्रिपुरा में जो घटाना और बढ़ाना है वो लगातार चल रहा है। जी, नागालैंड की भी तस्वीर थोड़ी अलग बार हो रही है, क्योंकि कभी 36 पर आ रही है बीजेपी, अब 37 पर हो गई है। 40 के पार एक समय पे चली गई थी, लेकिन अब जो है उनके प्रत्याशी नागालैंड में 37 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और अजय उपाध्याय जी, ये सवाल प्लीज अलाउ मी, मैं आपसे पूछ सकूं, और सुनील देवधर जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि एक नैरेटिव है जो कांग्रेस पार्टी बेचना चाहती है कि बीजेपी जो है एंटी माइनॉरिटी है, उसके बावजूद मेघालय में 7 सीटों पर आज आगे चल रहे हैं। पहली बार अलग से अपने बलबूते पर लड़ाई कर रहे हैं, यहां पर मैदान में उतरी है। और कांग्रेस की तो 5 सीटों से बेटर ही है, और पिछली बार कांग्रेस की 21 सीटें थी मेघालय में। तो वो जो नैरेटिव था कि एंटी माइनॉरिटी है बीजेपी, वो भी आप लोगों तक कन्विंसिंगली नहीं पहुंचा पाए हैं। और ये जो तस्वीर आ रही है, नागालैंड हो चाहे मेघालय से हो, अलग ही दर्शाती है लोगों का रुख। देखिए प्रीति जी, स्थानीय स्तर पर चुनाव है। नॉर्थ ईस्ट का आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको एनालिसिस, मुझे नहीं लगता है कि इसमें मैं कुछ कहूंगा आपको। उन राज्यों की परिस्थिति होती है जो केंद्र में सरकार है, एक बड़ा फैक्टर है। क्षेत्रीय छत्रप जो है वो इनके साथ है। जहां तक बात माइनॉरिटी और मेजोरिटी की है, कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव नहीं फैलाती है, तो खुद करते हैं और फैलाते हैं। इनके जो फ्रिंज एलिमेंट हैं वो फैलाते हैं। वो चाहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद या माइनॉरिटी मेजोरिटी की राजनीति हो। हम तो विविधता में एकता की बात करते हैं, हम तो संविधान में विश्वास करते हैं। अभी एक बात संदीप त्यागी साहब ने कही, विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन क्या पता जब वो खोटा लगा लेते हैं तो उनको समझ ही नहीं आती। अरे भाई, संविधान में नहीं है लेकिन परंपराएं तो थी ना कि प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर और जो लोग बैठ करके और तय करते थे चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त को। आज क्या हुआ, एक दिन पहले सेक्रेटरी रिटायर होता है, दूसरे दिन वो रिटायरमेंट के बाद में चुनाव आयोग में चला जाता है और चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाता है। ये कैसे निष्पक्ष है कि ऐसी कोई परंपरा नहीं थी कि विपक्ष के नेता से पूछा जाए कि चुनाव आयुक्त किसको बनाना है। ना कभी ऐसी परंपरा रही है, ना इसका पालन बीजेपी ने किया है, ना अटल जी की सरकार ने किया, ना मेरे सामने नरसिम्हा राव जी ने किया, ना आपकी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया, और ना ही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये एक नई परंपरा है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनाई गई है। आरती जी, आप इस पे कमेंट करना चाहती थी, क्या कहना चाहती? तो ये कि ये जो कांग्रेस का नैरेटिव है कि हम नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, इलेक्शंस हो या नहीं हो, उनका एक ही मकसद कि जो नफरत फैलाई जा रही है बीजेपी सरकार ने, वो सेंटर में हो, स्टेट्स में हो, कहीं पे भी है, वो उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। तो इन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि कैसे ये लोग आम वोटर को दूर कर रहे हैं अपने आप से। आम वोटर को ये इनकी जो इमेज बना रहे हैं कि ये नफरत फैला रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आज कांग्रेस को वोट नहीं मिला, जिन्होंने भी कांग्रेस को नहीं वोट दिया वो सारे नफरत फैलाने वाले हैं। वो ट्राइबल्स है, वो खासीज है, वो बोडोज है। इन सबको इस कैटेगरी में जब आप देखते हैं कि हाँ ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, तो कोई भी भारतीय वोटर, सेंसिबल वोटर, वो इनको वोट नहीं देगा। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अपने आप को अच्छा दिखाना, और जो इनको वोट नहीं देते हैं उनको नफरत फैलाने वाले लोग कहते हैं। तो इसलिए भी एलिनेट कर रहे हैं वोटर को। बिल्कुल, इसलिए भी ये जनता जो है इनके पास आज नहीं जा रही है। और सबसे बड़ा कारण यही है
क्योंकि उनको इनके पास कुछ बेचने के लिए नहीं, सिवाय ये कि हम बड़े अच्छे लोग हैं और आप खराब लोग हैं। ठीक है, मैं सीधे सुनील देवधर जी के पास चलता हूँ। सुनील जी, मुझे बताइए कि अजय उपाध्याय जी यही आरोप लगा रहे हैं कि हर चुनाव तो आप हिंदू मुस्लिम करके जीत लेते हैं, ये भी जीत लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई? देखिए, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनकी जानकारी थोड़ी कम है। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस अध्यक्ष जी ने ये बयान दिया था कि सेक्युलर फोर्सेस ने एकत्र आना चाहिए भाजपा को हराने के लिए। तो ये बार बार जब भी पराभव आता है तब सारा ठीकरा जो है वो कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म पर फोड़कर अपनी कन्नी काट लेते हैं। वास्तविकता ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला काम किया, ये बेनिफिशियरी के साथ डायरेक्ट केंद्र सरकार का संपर्क, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर करके उन्होंने, राजीव जी ने कहा था कि मैं जब 1 रुपया देता हूँ तब 15 पैसा अंतिम व्यक्ति तक पहुँचता है, वो उनके ही प्रधानमंत्री थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी जब 1 रुपया देते हैं तब 100 पैसा पहुंचता है, चाहे किसान को पहुंचता है, चाहे महिला को पहुंचता है, चाहे हर लाभार्थी को पहुंचता है। हमने कभी भी जात पात की या धर्म की पूजा पद्धति की राजनीति नहीं की है। बिजली गई है तो जात पात धर्म देखकर नहीं गई है, सड़क मिली है तो बिना जात पात के मिली है, घर मिला है, शौचालय मिला है, बीमा मिला है, अंदर बल्ब मिले हैं, आयुष्मान भारत मिला है, और ये सारा पॉजिटिव नैरेटिव है। फिर एक बार मैं कहता हूँ, डबल इंजन सरकारों का यश है, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है, और ये बार बार इसी तरह से झूठ बोलने के कारण ये और घटते जा रहे हैं। इनका जो नेता है ये मेघालय प्रचार करके गया, मेघालय का जनाधार खिसक गया, और इसलिए मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूं कि राहुल जी अच्छा से प्रवास करें, ताकि सब जगह पर कांग्रेस समाप्त करने का महात्मा गांधी जी ने जो आह्वान किया था कि अब कांग्रेस को विसर्जित करना चाहिए, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, राहुल जी ने लिया है, ये अब सारी दुनिया जानती है। और जो आपने मुद्दा उठाया, सही उठाया कि चुनाव यहाँ पर पार्टी के अंदर भी जो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होते थे, तो फिर ये गांधी परिवार का वर्चस्व खत्म हो जाता, और इस देश को जो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन चाहिए ये नहीं मिल पा रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन है। ठीक है सुनील जी, मुझे यही रोकना पड़ेगा, अफसोस मुझे ब्रेक लेना है, मेरी मजबूरी है वक्त की। फिलहाल एक ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, उसके बाद हम बताएंगे त्रिपुरा थोड़ा ऊंच नीच हो रहा है।